हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? सब शानदार, मस्त, ज़बरदस्त। तो चलो, आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ या खराश इफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। तो हम लोगों ने देखो पहले मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रखा है, मैंने बताया और लिखवाया भी है। तो पहले खराश पढ़ लेते हैं, फिर इसका दोनों में कंपेयर करेंगे कि दोनों है क्या। तो चलो जल्दी से हम लोग सीधे शुरुआत करते हैं किसका, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का या खराश इफेक्ट का। तो अब आ जाओ यहाँ पे, मैं हेडिंग डालता हूँ क्या, मैं हेडिंग डालता हूँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को दूसरा बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। तो ये इसके तीन नाम हैं, क्या क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। तो इनके ये तीन नाम हैं। खराश, ये खांसने वाला ये वाला खराश नहीं है, ये खराश साइंटिस्ट का नाम था। तो यहाँ पे जो खराश या नाम दिया गया है पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये तो समझ आ रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ के उल्टा काम करता है। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहानी पेरोक्साइड में जनरली चलती है। खराश क्यों बोलते हैं, क्योंकि खराश साइंटिस्ट का नाम था, उसने ये डिस्कवर किया था, इसलिए उसने अपना नाम लगाया था। यहाँ पर हम लोग सीधा सा एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे तुम रिएजेंट ले लो क्या, HBr, और यहाँ पे तुम कोई भी पेरोक्साइड ले लो ROOR। ये कौन है, पेरोक्साइड। तो हमने HBr लिया और यहाँ पर एक पेरोक्साइड ले लिया, ठीक है। अब ये पेरोक्साइड, साथ में लाइट भी रख लेंगे, साथ में लाइट, रोशनी। तो अब यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो जनरली क्या, मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर देखोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रोमीन जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है, और जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है अपना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बनता है प्रोडक्ट, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहीं पर मैं तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज करा दूं, याद करा दूं, रिमेंबर करा दूं कि मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है। मार्कोनिकॉफ अगर इसी में काम करे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लेके आ जाओ HBr CCl4। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट CH2। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बिहार अटैक कर लेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब मैं तुम्हें एक बार रिमेंबर कराता हूँ कि मार्कोनिकॉफ बोलता क्या है। मार्कोनिकॉफ बोलता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर जब तुम HBr या HCl या HI यानी HX हाइड्रोजन हाइलाइड का रिएक्शन कराओगे, तो जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है यानी कि न्यूक्लियोफाइल, वो वहाँ उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है। तो इसी को हमने क्या बताया था, व्हेन हाइड्रोहाइलाइड रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, हाइड्रोजन अटैक ऑन कार्बन जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम कार्बन हो या फिर रिच कार्बन हो, रिच हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। तो देखोगे तुम मार्कोनिकॉफ, ये जो रूल है ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, ये है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ये है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, ये मार्कोनिकॉफ है। और ये जो रूल है ये क्या है,
एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी ये मार्कोनी का उल्टा काम करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स। तो ये मार्कोनिकॉफ है और ये एंटी मार्कोनिकॉफ, दोनों में हो क्या रहा है, इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसमें बन रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोला था, ये तो हमें पता है कि अनसैचुरेटेड एल्कीन पर हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर पहले से ही ज़्यादा है, और हाइड्रोजन वहां अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर पहले से कम है। तो प्रोडक्ट ये बन गया। एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा करता है, जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहां पर हाइड्रोजन लगाता है, और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन ऐड करता है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिमेंबर कराया कि मार्कोनिकॉफ बोलता क्या है। तो ये तो हमने इसका मैकेनिज्म सब कुछ डिटेल पढ़ रखा है कि क्यों ऐसा होता था। अब ये पढ़ते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा, ये मार्कोनी के अगेंस्ट या अपोजिट क्यों काम कर रहा, तो उसी का मैकेनिज्म मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो पहले ये मैंने एक तुम्हें जनरल रिएक्शन दोनों में बताई है कि दोनों है क्या। ये वहाँ अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहाँ अटैक करता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये वहाँ अटैक करता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन वहाँ अटैक करता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो दोनों को मैंने एक साथ बताया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि दोनों क्या है। अब इसके बाद मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूंगा, तो तुम पहले ये नोट करो, देन उसके बाद मैं मैकेनिज्म पर चलता हूं। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट किया क्या? चलो, अगर नोट कर लिया तो अब देखना, यहाँ पर मैं तुम्हें इसके मैकेनिज्म पर लेकर चलता हूं और यहाँ पे बताता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है और कैसे एंटी मार्कोनिकॉफ काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कहाँ, इसके मैकेनिज्म पर। तो देखना, मैं इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा और फिर शॉर्ट में तुम्हें एक ट्रिक बता दूंगा, उससे तुम क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आता है, पेरोक्साइड। सबसे पहली स्टेप कौन आता है, पेरोक्साइड। तो जब पेरोक्साइड पे क्या पड़ता है, लाइट, ये कौन है, पेरोक्साइड। तो जब पेरोक्साइड पर लाइट पड़ता है तो ये पेरोक्साइड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ये ब्रेक होगा, ये क्या बना लेता है बच्चों, ये बना लेता है फ्री रेडिकल, 2 मोल 2RO, और ये फ्री रेडिकल इस तरह से, ये इस तरह से क्या बना लेगा, फ्री रेडिकल। यानी कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। जब इस पे क्या मिलती है, लाइट, जब इस पे लाइट जाती है तो ये फ्री रेडिकल इस तरह से बना लेता है। बाकी ये इसका 2 लोन पेयर रहेगा ही। तो ये इसने यहाँ पे क्या बना लिया, फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल पे पहले कौन अटैक करता है, HBr पहले रिएक्ट करता है इनके साथ। तो सेकेंड स्टेप में देखना, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे RO फ्री रेडिकल, और ये कौन है अपना HBr। अब इनके साथ ये रिएक्ट करेगा। जब इनके साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करते हैं, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये इधर देता है और ये इधर, और ये इधर चला जाता है। तो जब ये अटैक करता है तो यहाँ से क्या बन जाता है, अल्कोहल, और साथ में बनता क्या है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल रेडी हो गया। अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये अटैक करने के लिए रेडी है। ये क्या करेगा, ये पहले अटैक करता है। मार्कोनिकॉफ में ऐसा नहीं होता था, मार्कोनिकॉफ में पहले हाइड्रोजन अटैक करता था, यहाँ पर पहले ब्रोमीन अटैक करेगा। इट मीन्स पहले हाइड्रोजन अटैक करता है। तो यहाँ पर अब जब जैसे तीसरा स्टेप मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये थर्ड स्टेप, तो ये क्या हो गया, CH3, ये CH, ये CH2, और यहाँ पर कौन आ गया, Br फ्री रेडिकल, ये इस तरह से। अब ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ से ये बताओ, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो CH3 CH CH2, और यहाँ पे क्या बन गया है, ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पे तुम्हारा कौन अटैच हो गया है, ब्रोमीन। यहाँ पर इस तरह से ब्रोमीन अटैच हो गया। अब ब्रोमीन के अटैच होने के बाद अब अगला स्टेप सोचो क्या हो सकता है। अब अगला स्टेप तुम देखोगे तो यहाँ पर ये जो अपना अल्कोहल है ये क्या करेगा, अटैक करेगा, किस पर, इस फ्री रेडिकल पर। तो अब अगले स्टेप में किसका नंबर है, अगला स्टेप में अल्कोहल का नंबर।
तो यहाँ पर ये CH3 CH2Br और ये है फ्री रेडिकल, और यहाँ पे अपने पास कौन है, एल्कोहल। तो अब ये जो एल्कोहल आया है ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, सॉरी एल्कोहल नहीं, HBr, क्योंकि HBr, हाँ HBr अटैक करेगा, एल्कोहल नहीं। ये तो रिएक्शन को बस चला रहा, यहाँ पे वापस से अब HBr अटैक करेगा। तो अब HBr जैसे ही इस पर अटैक करेगा, ये क्या करेगा, ये अपने फ्री रेडिकल को इसके साथ और ये अपने फ्री रेडिकल को इसके साथ कंबाइन कर लेगा और ये इधर निकल लेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन पहले से ही अटैच है, और जो नया हाइड्रोजन HBr का ऐड हुआ है वो यहाँ ऐड हो गया, ये यहाँ पर, और हमें साथ में क्या मिल गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, ये वापस से ये रिएक्शन यहाँ पे चलेगी, यहाँ से फिर हाइड्रोजन लेगा, फिर ये रिएक्शन कराएगा, यानी कि ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। यानी कि ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे जैसे मिला है ना, ये बार बार रिएक्शन को घुमाता रहेगा, ये बार बार चलता रहेगा, और अपना ये मेजर प्रोडक्ट बन गया है। ये क्या है बच्चों, ये है अपना मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट अपना बन गया है, और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब फिर से रिएक्शन करने के लिए यहाँ पर रेडी है। देखो तो ये फिर से अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये ऐसे चलेगा, यहाँ से फिर ये अटैक करेगा, ये बार बार चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट खत्म ना हो जाए। समझा क्या। तो यहाँ पर ये अपना मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो अब देखो दोनों में मैं तुम्हें बेसिक डिफरेंस बताता हूँ क्या है। मार्कोनी कप में याद करो, मार्कोनी कप में पहला अटैक हाइड्रोजन का होता था, जबकि यहाँ पर पहला अटैक कौन कर रहा है, ब्रोमीन। देख रहे हो तुम, पहला अटैक यहाँ कौन कर रहा है, ब्रोमीन। मार्कोनी कप में पहला अटैक हाइड्रोजन करता था, फिर बाद में ब्रोमीन करता था, लेकिन यहाँ पे पहला अटैक ब्रोमीन का है, इसलिए ये अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बन जाता है। तो यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया है। अब ये 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट है, मार्कोनी कप में अगर ये करता तो क्या बनता, 2 ब्रोमो प्रोडक्ट। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बताओ यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल ना। तो ये रिएक्शन कैसी हुई, ये रिएक्शन क्या EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा। तो इस रिएक्शन को स्पेशल नाम बोला जाता है फरार रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फरार रिएक्शन। फरार का मतलब क्या है, फरार का मतलब होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये फरार का नाम है। तो ध्यान रखना फरार का ये नाम है। यानी कि हम लोगों ने बताया था तुम्हें कि एल्कीन में हम लोग 8 से 9 रिएक्शन पढ़ेंगे EAR की, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन EAR नहीं है, ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और एडिशन हो रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फरार, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। समझा क्या। अब यहाँ पर तुम्हें प्रोडक्ट बनाने की मैं ट्रिक बता देता हूँ, निंजा टेक्निक। ट्रिक क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने की, वो ध्यान रखना। ट्रिक यहाँ पर ये है कि ब्रोमीन को ऐड करने के बाद, ब्रोमीन को ऐड करने के बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करो। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करो। जहां मतलब पहले तुम अटैक कराओ ब्रोमीन का, फिर उसके बाद देखो फ्री रेडिकल मोर स्टेबल बन रहा है या नहीं। अगर फ्री रेडिकल मोर स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब तुमने सही एडिशन किया है। तो ट्रिक क्या है, ब्रोमीन को ऐड करने के बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करो। समझा क्या। तो पहले ब्रोमीन ऐड कर दोगे, फिर उसका देखो कि फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है या नहीं। अगर मोर स्टेबल है, इसका मतलब तुमने सही एडिशन कराया है।
तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दोनों टाइप से प्रैक्टिस करेंगे, मार्कोनी एंटी मार्कोनी दोनों को। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर। नोट किया क्या? चलो नोट कर लिया। इसी में मैं तुम्हें इस रिएक्शन की एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं। कैरेक्टर स्टिक, तो इस रिएक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इन आरडीएस स्टेप। दूसरा क्या? इट इज फरार रिएक्शन, EAR नहीं है। तीसरा क्या? तीसरा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इट इज रेजियो सेलेक्टिव। इट इज रेजियो सेलेक्टिव। क्यों रेजियो सेलेक्टिव है, अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल से दिखा दूंगा कि क्यों ये रेजियो सेलेक्टिव है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस में दिखाते हैं कि क्यों ये रेजियो सेलेक्टिव है। फरार तो मैंने बता दिया। अच्छा, इस रिएक्शन की आरडीएस स्टेप क्या होगी बताओ? देखोगे अगर तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड तुम ब्रेक कर रहे हो और बना क्या रहे हो? सिग्मा। तो अच्छी बात है, ये तो आसान है। लेकिन यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तुम, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना टफ टास्क है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन की क्या हो जाएगी? आरडीएस स्टेप। ये क्या हो जाएगी रिएक्शन की? आरडीएस स्टेप, क्योंकि तुम सिग्मा को ब्रेक कर रहे हो और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। यानी कि ये जितना धीरे ब्रेक होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही स्लो होगी, ये जितना फास्ट ब्रेक होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट होगी। समझा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है? खराश इफेक्ट या मार्कोनिकॉफ इफेक्ट ये केवल और केवल ओनली एंड ओनली HBr ही देता है। ओनली HBr कब देगा? परऑक्साइड के प्रेजेंट में। जब परऑक्साइड रहेगा तभी ये रिएक्शन होगी। तो ओनली HBr और परऑक्साइड होना चाहिए और साथ में लाइट भी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये रिएक्शन HBr के अलावा कोई नहीं देता। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ कौन देता है? सिर्फ HBr देगा। किसके प्रेजेंस में? परऑक्साइड और लाइट के प्रेजेंट में। इसके अलावा कोई भी HCl, HI या HF ये रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते वो भी डिस्कस करेंगे अभी, पहले तुम इसको नोट करो। चलो तो आ जाओ, चलते हैं आगे। और इसी में मैं तुम्हें दोनों चीज़ें एक साथ अब बताता हूँ कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा। दोनों के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ में सिंपल क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ बोलता है कि H+ ऐड करने के बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखो। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ब्रोमीन को ऐड करने के बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखो। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहीं पर पहला एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें पहला रिएक्शन तुम किससे कराए? HBr से। किसके प्रेजेंट में? परऑक्साइड और लाइट। दूसरी यहीं पे रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो? HBr CCl4। तो ये क्या होगा? ये होगा मार्कोनिकॉफ। ये क्या होगा? मार्कोनिकॉफ। और ये क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो तो अब देखोगे तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा? मार्कोनी के अकॉर्डिंग पाई को शिफ्ट करो
और पाई को शिफ्ट करने के बाद क्या बना दो, कार्बोकेटायन। तो पहले यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो ये बन गया कार्बोकेटायन और हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो। मार्कोनी का ये तो बोलता है कि जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है वहीं पर हाइड्रोजन को ऐड कर दो। तो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके लिए ट्रिक याद रखना। इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक होता है मार्कोनी का हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर अब किसकी रिएक्शन करा दो, Br- की। तो ये Br- इस पर अटैक कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Br। इसमें देखोगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले फ्री रेडिकल को तुम फ्री रेडिकल बनाओ। तो यहाँ पर ये इस तरह से, अब देखो तुम पहले ब्रोमीन को ऐड कर लो और उसके बाजू में क्या बना लो, फ्री रेडिकल। तो ये ब्रोमीन ऐड कर दिया और यहाँ पर फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है क्योंकि इसके पास 3 और 2 5 अल्फा H है। मतलब ऐसे करो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दो। अब इस फ्री रेडिकल पर कौन ऐड हो जाएगा, इस फ्री रेडिकल पर हाइड्रोजन का ऐड करा दो, इस पर हाइड्रोजन का ऐड करा दो। तो हाइड्रोजन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। देखोगे तो ये क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये दोनों ही पोजीशन आइसोमर हैं। ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर। और अगर ये दोनों पोजीशन आइसोमर हैं, इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। और मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर कोई एल्कीन से 2 ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो क्या हो आपस में स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, तो वो एल्कीन कैसी होती है, रेजियो सेलेक्टिव होती है। तो यहाँ पर तुम्हारा पोजिशनल आइसोमर बना, इससे 1 ब्रोमो, इससे 2 ब्रोमो। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये अल्कीन कैसी है, रेजियो सेलेक्टिव। कैसी है, रेजियो सेलेक्टिव। चलो दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग करके बताओ, दूसरा एग्जाम्पल मुझे करके बताओ क्या आएगा आंसर। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और इसकी रिएक्शन इधर कराओ, HBr, परऑक्साइड ले लो क्या, PHOOPH, और साथ में लाइट। और दूसरा इसका रिएक्शन किसके साथ कराओ, HBr CCl4, दोनों एक साथ। ये क्या होगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ और ये मार्कोनी। इन दोनों में प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो तुम्हें समझ आएगा कि सिंपल सा, अगर हम एंटी मार्कोनी करवा रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ, और यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो सबसे पहले क्या करो, फ्री रेडिकल बनाओ। इसको इधर शिफ्ट करो तो फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो फ्री रेडिकल यहाँ। तो यहाँ पर ब्रोमीन को ऐड करने के बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तुम्हें चेक करनी है, ट्रिक ये है। तो ये CH3 CH CH CH3। तो यहाँ पर सिंपल सा देखो, कुछ भी तुम करोगे प्रोडक्ट हर बार यही बनेगा। इसमें देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। पाई को शिफ्ट करा के कार्बोकेटायन बना लो और उस कार्बोकेटायन पर ब्रोमीन का रिएक्शन करा दो। तो इसमें भी सेम ही कहानी आएगी क्योंकि दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बताओ ये रेजियो सेलेक्टिव है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये एल्कीन रेजियो सेलेक्टिव नहीं होगी। समझा क्या। तो चलो इन दोनों को नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे और एग्जाम्पल करवाता हूँ। तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी दोनों को ध्यान रखना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई में कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। नोट किया क्या? चलो, तो नोट किया तो अगले क्वेश्चन में अब मैं सिर्फ एंटी मार्कोनी का आपका क्वेश्चन करवाऊंगा। मार्कोनी के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। मार्कोनी में रीअरेंजमेंट भी होता है अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे, लेकिन मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे तुम्हें काम करना होगा। यहाँ पर रीअरेंजमेंट तो नहीं होता, लेकिन मोर स्टेबल अल्कीन फ्री रेडिकल बना करके प्रोडक्ट बनाओगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2 किए थे ना, ये 3। और ये 4। इसकी रिएक्शन HBr C6H5OO C6H5 परऑक्साइड। इसकी रिएक्शन HBr CH3OO CH3 परऑक्साइड। इन दोनों मीडियम में अपना क्या हो रहा है, रिएक्शन। रोशनी लाइट भी ले लो साथ में, ये लो लाइट, और दोनों में बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल सा ट्रिक क्या है, पहले ब्रोमीन को ऐड करो और उसके बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट ये इस तरह से, ये CH और ये CH2। तो ब्रोमीन को पहले ऐड करो और चेक करो फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल कहाँ है। तो यहाँ पे मैं ब्रोमीन को ऐड कर देता हूँ और फ्री रेडिकल यहाँ पे बना देता। तो देखोगे ये फ्री रेडिकल कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये कैसा हो जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा ना इसके साथ। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो अब यहाँ पर तुम क्या करो, फाइनली H फ्री रेडिकल का अटैक करा के यहाँ पे H जोड़ दो, तो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ये यहाँ इधर पे CH और ये CH2। यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Br। मार्कोनी होता तो यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन। मार्कोनी जस्ट उल्टा करता। इसमें आ जाओ, सेम वही कहानी। क्या, यहाँ पर पहले तुम क्या करो, Br को जोड़ दो और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करो। तो जब तुम ब्रोमीन को यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल 3 डिग्री है, उसके साथ साथ 3 3 6 और यहाँ पर 1 7 अल्फा H होंगे। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, H फ्री रेडिकल का अटैक करवा दोगे, तो फाइनल तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या, यहाँ पर फाइनल मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दोगे और यहाँ पर ब्रोमीन। समझा क्या? अरे बोलो, क्या कर लोगे? चलो तो एक क्वेश्चन और बताओ, 5th नंबर। ये इसमें बेंजीन को रहने दो, साइक्लोहेक्सेन ही रखो। और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, HBr और यहाँ पर ETOOET और लाइट। तो सिंपल सा मैंने ट्रिक क्या बताया, ब्रोमीन को पहले ऐड करो फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करो। तो सिंपल सा देखोगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो फ्री रेडिकल बना लो और ब्रोमीन को ऐड कर दो। तो ये इस तरह से ये। अब यहाँ पे क्या करो, पहले यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर लो और जैसे ही ब्रोमीन ऐड करोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। तो ये मोर स्टेबल होगा ना, क्योंकि 3 डिग्री है और 3 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर अटैक करा दो H फ्री रेडिकल का, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट अपना मेजर क्या बन जाएगा, अपना मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दो और यहाँ पर ब्रोमीन। तो
तो ये अपना बन गया प्रोडक्ट। समझा क्या तुम लोगों ने? चलो तो इसको जल्दी से नोट करो और उसके बाद आगे चलते हैं। नोट किया क्या सभी ने? चलो, अगर नोट कर लिया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें अगला कराता हूं और उसमें बताना आंसर क्या आएंगे तुम्हारे। और इसके साथ साथ तुम लोग मॉड्यूल्स वगैरह, डीपीपीस वगैरह ये सब सॉल्व करते रहो। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग compound gives same Marconic of and anti-Marconic of प्रोडक्ट। मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, मतलब तुम्हें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड मार्कोनिक ऑफ हो चाहे मार्कोनिक ऑफ, उसको फर्क नहीं पड़ता, दोनों से प्रोडक्ट सेम ही देगा। तो ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन इथीन CH2CH2। दूसरा ऑप्शन हम लोग लिख रहे हैं ब्यूटीन। पहला इथीन, दूसरा ब्यूटीन और तीसरा साइक्लोहेक्सीन। और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड, चाहे मार्कोनिक ऑफ तुम कराओ या एंटी मार्कोनिक ऑफ, दोनों से प्रोडक्ट सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम चाहे मार्कोनी कराओ एंटी मार्कोनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। इसमें तुम एंटी मार्कोनी कराओ या मार्कोनी, प्रोडक्ट सेम बनेगा, इसमें भी। तो तीनों में तुम मार्कोनी करवा लो चाहे एंटी मार्कोनी, दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बनता है। तो इसको नोट करो और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट किया क्या? अब मैं तुम्हें एक स्पेशल पॉइंट बताता हूं और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि क्यों सिर्फ और सिर्फ HBr ही परऑक्साइड इफेक्ट देता है या खराश इफेक्ट देता है, बाकी क्यों नहीं। तो चलो मैं तुम्हें पहले एक पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो अपना अभी भी चल रहा है वही, इधर पे मैं स्पेशल पॉइंट लिख रहा, स्पेशल पॉइंट। और स्पेशल पॉइंट जानते ही हो, बहुत ही स्पेशल है और होता ही है क्या? ओनली एंड ओनली HBr gives peroxide इफेक्ट, या ऐसे बोल सकते हैं ओनली एंड ओनली HBr gives एंटी मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ, ओनली एंड ओनली HBr gives एंटी मार्कोनिक ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide।
इसके अलावा कोई भी परऑक्साइड इफेक्ट नहीं देता है। तो पहली बात तो ये तुम्हें सभी को क्लियर और दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्यों बाकी लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बाकियों की बात करें तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे अपना कौन है Br या X ले लेते हैं ताकि सभी के लिए कॉमन हो जाए, ये X फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये इधर और ये इधर, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2 और ये हैलोजन X अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हमने किया क्या, एक्चुअल में पाई बॉन्ड ब्रेक किया है, पाई बॉन्ड को क्या कर दिया है, ब्रेक किया है और बनाया क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये बात सभी को क्लियर है। हमने किया क्या, पाई को ब्रेक किया और सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो ये तो अच्छी बात है कि पाई को ब्रेक करके सिग्मा बना रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हीट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, अच्छी बात है। अब यहीं पर दूसरी रिएक्शन देखना। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ना अपना, इसी प्रोडक्ट को मैं लेके आ रहा, CH3 CH CH2 और ये X और ये अपना क्या था, फ्री रेडिकल, यही था। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये फ्री रेडिकल इस HX पर अटैक करेगा। तो जब इस HX पे अटैक करेगा तो ये भी इधर से अटैक करेगा, दोनों बॉन्ड बनाएंगे। तो बनेगा क्या यहाँ पर, CH3 CH CH2 और ये X और यहाँ पर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से। और ये जो है ये X फ्री रेडिकल फिर से फ्री हो जाएगा और यहाँ पे वापस रिएक्शन करेगा। तो मैंने दो चीज़ें यहाँ पर की है, ठीक है। क्या मैकेनिज्म को ही मैं कर रहा हूँ, पहला मैंने फ्री रेडिकल का अटैक करवाया और हाइड्रोजन को जोड़ दिया। दूसरा क्या, अब ये जो कार्बन फ्री रेडिकल था उस कार्बन फ्री रेडिकल पर हाइड्रोजन जोड़ा। तो यहाँ पर एक्चुअल में कर क्या रहे हैं बताओ, यहाँ पर तुम देखोगे तो मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा, सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा, ब्रेक कर रहा। तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या क्या। पहला HCl या HF और दूसरा HCl। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, HF और HCl, कि क्यों ये लोग परऑक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। तो देखो सिंपल सा, कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन की एंट्रोपी तो हमेशा ही क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज थोड़ी होगी। तो चेंज कौन होगा, हीट ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा H जो है वो चेंज होगा। एंट्रोपी रिएक्शन की कभी भी चेंज नहीं होती, मतलब किसी में इंक्रीज हुई किसी में डिक्रीज हुई तो बैलेंस कर लेगी। तो एंट्रोपी तो हमेशा रिएक्शन की इंक्रीज होती है। चेंज कौन होता है, तो चेंज यहाँ पर होता है, चेंज यहाँ पर कौन होता है, चेंज होता है एंथैल्पी या रिएक्शन की हीट। उसी तरह इधर भी कौन चेंज होगा, एंथैल्पी, रिएक्शन की हीट। तो यहाँ से तुम्हें समझ आ रहा है कि पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बना रहे हैं। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बनाएंगे तो ये तो बॉन्ड यहाँ पर जो इसका एनर्जी है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि इस रिएक्शन में HF के लिए हीट क्या होगी, एक्सोथर्मिक निगेटिव होगी। HCl के लिए भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक निगेटिव होगी। लेकिन जब तुम ये बताओ मुझे, यहाँ पर मैंने ले लिया इधर पे HF, ये HCl, ये HBr और ये HI। तो तुम देखोगे ये क्या है, 1s2p, ये 1s3p, ये 1s4p, ये 1s5p। तो बताओ यहाँ पर ओवरलैपिंग, ये जो बॉन्ड है ये ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। और अगर ये ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये बॉन्ड सिग्मा जो है ये क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जब तुम HF का बॉन्ड, ये जो HX मैंने बनाया है, ये बॉन्ड जब तुम ब्रेक करोगे HF वाला 1s2p, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसे ब्रेक करने में तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देनी पड़ेगी
तो रिएक्शन क्या हो गई, एंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच रिएक्शन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि हमें हीट देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब HF तो परऑक्साइड नहीं दे सकता, ये तो निकल लिया। सेम कहानी 1s3p HCl की, HCl का भी बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो HCl में भी हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए, बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी Pe देनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी रिएक्शन क्या होगी, एंडो, मतलब इन दोनों की तो फिक्स है कि रिएक्शन क्या होगी, एंडो, इन दोनों के लिए रिएक्शन एंडो। और पहले स्टेप में जब पाइप ब्रेक करके ये जोड़ रहे थे तो ये तो नो डाउट एक्जो होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई को ब्रेक करके सिग्मा बना रहे थे, पाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिग्मा को ब्रेक कर रहे हो, और HFSCl का सिग्मा बहुत स्ट्रांग है अभी, क्यों, क्योंकि स्ट्रांग ओवरलैपिंग है, तो हीट देनी पड़ेगी, एंडो हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, तीसरे रिएक्शन HBr की, और साथ ही साथ बात करेंगे किसके, HI के। तो HBr में नो डाउट ये सभी को पता है कि सर यहाँ पर पाइप ब्रेक करके सिग्मा बना रहे हो, तो HBr के लिए भी तो निगेटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये निगेटिव ही होगा। और HI के लिए बात करेंगे, पहले इसके देख लेते हैं। तो इसके लिए निगेटिव हुआ, क्यों, क्योंकि पाई को ब्रेक करके सिग्मा बना रहे हो, अच्छी बात है। अब जैसे तुम HBr का बॉन्ड ब्रेक करोगे, HBr का बॉन्ड अब देखो बहुत वीक होने लगा, 1s4p ओवरलैपिंग, मतलब एक इतू छोटू सा ऑर्बिटल है और एक इतना बड़ा ऑर्बिटल, एक छोटू सा एक इतना बड़ा, तो ओवरलैपिंग क्या है, वीक, और बॉन्ड दूर दूर है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा हो गया ना, तो बॉन्ड दूर है, इजिली ब्रेक हो जाएगा, हीट हमें नहीं देनी पड़ेगी। और हीट नहीं देनी पड़ेगी तो तुम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ भी रिएक्शन कैसी होगी, एंडो। तो ब्रोमीन के लिए दोनों ही कंडीशन, सॉरी एक्जो, दोनों ही कंडीशन क्या हो गई, एक्जोथर्मिक, इसलिए ब्रोमीन परऑक्साइड शो कर देगा। लेकिन जब HI में आओगे तो HI का बॉन्ड ये तो बहुत ही वीक है, तो HI का बहुत ही वीक है, तो ये तो नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजिली। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाता है पहले ही स्टेप में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो तुम पाइप ब्रेक करके सिग्मा बना रहे हो ना, तो जो कार्बन बॉन्ड आयोडीन होता है, ये वाला C बॉन्ड X, ये सिग्मा बॉन्ड ना पाई से भी वीक होता है। ये जो कार्बन बॉन्ड हैलोजन है, यानी कि कार्बन बॉन्ड आयोडीन, ये पाई से भी वीक होता है, और पाई से भी वीक होने के कारण यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ जाती है, और हीट देनी पड़ती है यहाँ पर, तो यहाँ पे पाई ब्रेक नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, पाई ब्रेक करके सिग्मा बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आयोडीन के केस में उल्टा हो जाता, आयोडीन के केस में सिग्मा बॉन्ड पाई से भी वीक है। जब तुम कार्बन बॉन्ड आयोडीन बनाओगे ना, यानी कि ये वाला बॉन्ड बनाओगे, तो ये बॉन्ड बहुत वीक है, पाई से भी वीक है, इसलिए हमें यहाँ पर अब पाई को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ेगी। तो इसका पहला ही स्टेप क्या हो गया, एंडो, तो रिएक्शन यहाँ तक जाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली HBr गिव्स परऑक्साइड इफेक्ट, HFSCl और HI नहीं देते परऑक्साइड, क्योंकि उनका या तो ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप, कोई एक क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक, और अगर कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक हुई तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी, बैकवर्ड चली जाएगी। लेकिन HBr के केस में ये स्टेप, ये जो मैंने स्टेप किया है, यानी कि हैलोजन का अटैक, ये भी एंडोथर्मिक है, और ये जो हैलोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये भी एंडोथर्मिक है, यानी कि इसके दोनों ही स्टेप एंडोथर्मिक होते हैं। बाकियों में या तो ये स्टेप एंडो हो जाएगी या फिर ये वाला स्टेप एंडो हो जाएगी, और आयोडीन के केस में तो यही स्टेप एंडो हो गई, तो यहाँ जाएगा ही नहीं वो। समझा क्या सभी को कि क्यों HBr ही परऑक्साइड देता है, बाकी लोग नहीं देते? तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे इस पर डिस्कस करते हैं और चीज़ें। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। चलो
नोट किया क्या? आ जाओ। अब मैं तुम्हें ये अपना खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट खत्म होता है यहाँ पर। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूँ। क्या? नेक्स्ट रिएक्शन अपनी यहाँ पर 3-4 रिएक्शन हो चुकी है। अगली रिएक्शन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ओजोनोलाइसिस। तो मैं तुम्हें 3 रिएक्शन बेसिकली बता चुका हूँ आई थिंक। क्या क्या? पहला रिएक्शन मैंने बताया था तुम्हें, रिएक्शन विथ हाइड्रोहेलोजन। दूसरा रिएक्शन विथ वाटर। तीसरा रिएक्शन विथ एल्कोहल। तो ये 3 रिएक्शन हो चुकी है अपनी, और उसी के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट और मार्कोनिकॉफ इफेक्ट और साथ में केसीपी टीसीपी हमने पढ़ लिया है। अब जो हम 4th रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उस 4th रिएक्शन का नाम है हैरिस ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, स्पेलिंग ये ऐसे होगा, हैरिस ओजोनोलाइसिस। तो इसको हैरिस ओजोनोलाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हैरिस ने डिस्कवर किया था। फाइनली करना क्या है इसमें? ओजोनोलाइसिस करना है। तो यहाँ पर ओजोनोलाइसिस में अगर मैं बताऊं तो ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है? इसमें 2 चीजें हैं, एक है ओजो और एक है लाइसिस। एक है ओजो और एक है लाइसिस। तो ओजो का मतलब क्या है? यहाँ पर ओजोन का एडिशन होगा, या बोले यहाँ पर ओजोन, ओजो मतलब ओजोन, और लाइसिस मतलब क्या है? क्लीवेज। लाइसिस मतलब क्या है? क्लीवेज। तो यहाँ पर ओजोन के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा, या पाई बॉन्ड ब्रेक किए जाएंगे, या उनका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर कौन कौन दे सकता है? सी डबल बॉन्ड सी, ये ओजोनोलाइसिस देते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये लोग भी ओजोनोलाइसिस देते हैं। एन डबल बॉन्ड एन, ये भी ओजोनोलाइसिस देता है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। ये कौन है? एजो। ये कौन है? अल्काइन। और ये कौन है? अल्कीन। तो ये दोनों सबसे ज्यादा देते हैं, ये कभी कभी ही देता है, मतलब बहुत रेयर केस है। कई एक आध दो ही इसके जगह एग्जाम्पल हैं, इनके मैक्सिमम एग्जाम्पल हैं जहां पर ओजोनोलाइसिस करा के हम लोग सीधे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म लास्ट में पढ़ाऊंगा। मैं इससे सीधे तुम्हें प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट हमसे बनाने आना चाहिए। तो पहले हम प्रोडक्ट बनाना इसका सीखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, और उसके बाद लास्ट में जब इसको खत्म करने वाले होंगे तो 10 मिनट लास्ट में तुम्हें इसका मैकेनिज्म बता करके खत्म करेंगे आज का लेक्चर। तो ये 3 लोग क्या करते हैं? ओजोनोलाइसिस देते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एजो। एजो बहुत रेयर, कभी कभी देता है, ये दोनों मैक्सिमम। ओजोनोलाइसिस हैरिस ने दिया था, इसलिए इसको हैरिस ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। ओजोनोलाइसिस में ओजो क्या है? ओजोन। लाइसिस मतलब क्लीवेज, यानी कि ओजोन के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगला, इसी में तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओजोनोलाइसिस का यूज ना ओजोनोलाइसिस का यूज ना पाई बॉन्ड या फिर बोले डबल या ट्रिपल बॉन्ड को पता करने में किया जाता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं आइडेंटिफाई द पाई बॉन्ड, आइडेंटिफाई द पाई बॉन्ड बाई ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस से पाई बॉन्ड का हम लोग पता भी करते हैं कि पाई बॉन्ड है कहाँ पर। तो ये इतनी बातें पहले नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर सीधे प्रोडक्ट बनवाता हूँ। यहाँ पर 2 टाइप से काम होता है, और क्या क्या होता है उसका हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे बिना किसी रोक टोक के। तो चलो आ जाओ, इसको नोट किया?
अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाता हूं, इसमें सीधे प्रोडक्ट बनाओगे तुम, कोई इधर उधर की बातें नहीं, पहले सीधे प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। और मैं यहाँ पे 2 कंडीशन पहले एक एग्जाम्पल में बताऊंगा तुम्हें, फिर उसके बाद बाकी एग्जाम्पल्स में ध्यान रखना है तुम्हें। मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पर देखो ओजोनोलाइसिस 2 टाइप की होती है, एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या क्या? रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो मैं दोनों तुम्हें करा के बता रहा। पहला क्या? पहला है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये जान लो। ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दोनों ओजोनोलाइसिस में मेजर डिफरेंस क्या है? अगर यहां पर तुम ओजोन के साथ मतलब जिंक प्लस ओजोन ले लिए तो रिएक्शन कैसी होगी? रिडक्टिव। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन निकलता है उसको जिंक अपने पास रख लेता, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है वहीं पर। तो जिंक यहाँ पर क्या करता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा निकलता है ना उसको ये खा लेता है। तो जिंक क्या करता है? रिएक्शन को रोक देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो जिंक क्या है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन को खाने वाला। और अगर यहीं पर तुम ओजोन के साथ क्या ले लो? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2 एल्केलाइन मतलब बेसिक मीडियम। तो अगर तुम यहाँ पर क्या ले लो? H2O2 ओजोन के साथ, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन को खाने वाला कोई नहीं है, और ऑक्सीजन को खाने वाला नहीं है कोई, तो ये आगे और ऑक्सीडेशन करता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो क्या ये बात तुम्हें दोनों क्लियर है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या होती है? अरे बोलो। या फिर तुम यहाँ पर परऑक्साइड ले लो, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो, या फिर तुम यहाँ पर क्या बोलते हैं परऑक्सी ले लो, या ड्राई AgTO ले लो, कुछ भी ऐसा ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं जरूरी कि तुम H2O2 लो, तुम चाहो तो इसके जगह पर ये ले लो CH3CO3H, या तुम चाहो तो ड्राई AgTO ले लो। मतलब ऐसा कोई रिएजेंट लेके आओ जो ऑक्सीजन को यूज ना कर पाए, और इसमें ऐसा कोई लेके आओ, मतलब तुम चाहो तो तुम ये भी ले सकते हो, जैसे जिंक के जगह ना तुम चाहो तो ये ले लो CH3SCH3, इसको बोलते हैं डाईमिथाइल थायोईथर। तो सिंपल सा रिडक्टिव करवाना है तो ऐसा कोई ओजोन के साथ लेके आओ जो ऑक्सीजन को खा जाए, और ऑक्सीडेटिव करवाना है तो ऐसा लेके आओ जो और ऑक्सीजन दे सके। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनाता है और ये एसिड तक जाता है, मतलब इसका फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड पे जाकर के रुक जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन भी बना सकता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इस पे बना करके ये रुक जाता है। और ये क्या करता है? ये एसिड बना देता है, ये एसिड बना देता है। और अगर कीटोन बन रहा है तो कीटोन का ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, चाहे कुछ भी तुम लेके आ जाओ। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, चाहे तुम ओजोन लेके आओ या कुछ भी लेके आओ। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है। मतलब एल्डिहाइड का आगे तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए अलग रूल आते हैं, अलग से रिएजेंट, ये आगे नहीं चल पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट सिंपल सा मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। क्या करना है? यहाँ पर ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों के पास एक एक ऑक्सीजन लगा दो। क्या क्या? पाई को ब्रेक करने के बाद दोनों के पास ऑक्सीजन। तो अब देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड O और इधर H,
मतलब ऐसे ऐसे समझो, ये ऐसे एल्कीन था, ओजोनोलाइसिस कराए, ये दोनों ब्रेक हुए, ऐसे चले गए, और यहाँ पे नीचे कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। फिर से देखो, ये ऐसे दोनों एल्कीन थे, ऐसे यहाँ पर ओजोन आया और ओजोन आया, तो ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया और ये दोनों ऐसे चले गए। तो अभी भी ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो करना क्या है? सिंपल, यहाँ पर पाई को ब्रेक करो, दोनों जगह ऑक्सीजन दे दो और दोनों को डबल बॉन्ड से ही जोड़ना है। तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो दोनों साइड सेम सेम है ना, तो यह क्या बन जाएगा? 2 मोल एल्डिहाइड। अगर ये वाला कराओगे तो यही सेम कहानी, ये क्या करेगा? इसको एसिड बना देता है और एसिड बनाने के बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पर एसिड कितना बनेगा? 2 मोल। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीडेटिव होगा तो एसिड बनाओ, रिडक्टिव होगा तो या एल्डिहाइड बनाओगे या फिर कीटोन। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अगर इसमें कीटोन प्रोडक्ट बन रहा, अगर कीटोन बना तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, मतलब उसको एसिड नहीं बनाओगे, लेकिन एल्डिहाइड है तो एसिड बना दोगे। समझा क्या? तो ऐसे क्वेश्चन को मैं तुम्हें करा करके बहुत सारे प्रैक्टिस दिखाता हूं क्या होता है। चलो, तो इसको नोट कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो, नोट किया क्या? आ जाओ। अब यहां पर मैं तुम्हें क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस कराता हूं। पहला एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया कि ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया और ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव दोनों करवा लिया। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। नंबर 2, जैसे तुम्हारे पास है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, उसी तरह यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? जिंक और ओजोन, दोनों रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। ओजोन प्लस H2O2, दोनों रिएक्शन हम लोग करवाएंगे ताकि तुम दोनों का प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर पाओ क्या बनेगा। इसमें आ जाओ, CH3 CH CH ET, इधर पर जिंक प्लस ओजोन, और दूसरा ओजोन प्लस H2O2। दोनों में प्रोडक्ट क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिंपल सा, पाई को यहां से ब्रेक करो, दोनों को क्या दे दो? ऑक्सीजन। पाई को ब्रेक करो, दोनों को क्या दे दो? ऑक्सीजन। और उसके बाद प्रोडक्ट बना दो। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? इससे प्रोडक्ट बन जाएगा अल्डिहाइड। कितना? दोनों सेम है तो 2 मोल। इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एसिड। कितना? 2 मोल। इसमें आ जाओ, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें एक तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसमें जब कराओगे तो एक तो बन जाएगा एसिटिक एसिड और एक क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। समझा क्या तुम लोगों को? ये बात क्लियर है सभी को? तो और ऐसे क्वेश्चन कर लें क्या? चलो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। और इसकी रिएक्शन तुम किससे कराओ? ओजोन से जिंक के साथ। और इसी का रिएक्शन किससे कराओ? ओजोन से H2O2 के साथ। और प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? सिंपल सा, पाई को तोड़ दो और दोनों जगह क्या दे दो? ऑक्सीजन। तो इससे क्या बन जाएगा? कीटोन। इससे क्या बन जाएगा? इससे ये बन जाएगा ना 2 मोल, क्योंकि दोनों सेम ही है। अरे यस या नो? क्या बन जाएगा? कीटोन। अब याद करो, इससे क्या करेंगे? इससे भी कीटोन ही बनेगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि कीटोन का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, मतलब कीटोन से तुम एसिड नहीं बनाओगे। एल्डिहाइड होता तो एसिड बनता, कीटोन है तो एसिड नहीं बनाओगे। मतलब यहाँ पर जनरली पहले एल्डिहाइड बनता है, वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनता है। क्या? इस कंडीशन में पहले एल्डिहाइड बनता है फिर उसका एसिड बनता है।
लेकिन जब कीटोन बन गया ना तो इसका एसिड नहीं बन सकता। समझा क्या? तो यही मैं तुम्हें बताता कि कीटोन का एसिड नहीं बनेगा कभी भी। एल्डिहाइड हो तो एसिड बना देंगे। तो एक्चुअल में इनमें जो एसिड बन रहा है ना, इसमें पहले यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है। मतलब यहाँ पर जब रिएक्शन कराते हैं तो पहले ये अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड फिर आगे एसिड बनता है, ये इस तरह से। समझा क्या? तो कीटोन का एसिड नहीं बना, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? सेम होगा। तो इसको नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते। जल्दी नोट करो, फिर और हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अभी। नोट किया क्या? जल्दी इसको नोट करो। अरे नोट किया क्या? चलो, तो अब आगे और क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान रखना, कीटोन का एसिड नहीं बनता कभी भी, लेकिन अल्डिहाइड है तो उसका एसिड बनाओगे। तो पहले अल्डिहाइड बनता है फिर वो एसिड बनता है, और अगर डायरेक्ट कीटोन बन रहा तो फिर वो एसिड कभी नहीं बन सकता। तो 4 क्वेश्चन हुए थे ना। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। इसका ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? मतलब इसमें दोनों रिएक्शन करानी है तुम्हें, ओजोन जिंक, और इधर पे ओजोन H2O2। जल्दी से बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगला रिएक्शन जिंक प्लस ओजोन, इधर पे H2O2 प्लस ओजोन। प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बताते जाना क्या क्या आ रहा तुम्हारा। और इसमें ये पाई बॉन्ड, और इधर पे जिंक प्लस ओजोन, और यहाँ पर H2O2 प्लस ओजोन। तो मैंने क्या बताया ट्रिक, पाई को ब्रेक कर दो और वहाँ पे ऑक्सीजन दे दो। तो इसको तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन, इसको तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन, इसको तोड़ो, दोनों साइड ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट देखोगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ पर पहला तो ये बन जाएगा कीटोन, और दूसरा क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर कीटोन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो अल्डिहाइड बनेगा इसका क्या बन जाएगा? एसिड। इसमें आ जाओ, तो इसमें ये क्या बन जाएगा? ये कीटोन और ये भी कीटोन। इसमें भी सेम ही बनेगा, क्योंकि कीटोन का एसिड कभी भी नहीं बना सकते। इसमें आ जाओ, तो इसमें देखोगे 6 मेंबर की रिंग, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये डबल बॉन्ड
और ये डबल बॉन्ड, ये अल्डिहाइड है, ध्यान रखना, कीटोन नहीं है। समझा क्या? इसमें क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O O H, और ये C डबल बॉन्ड O O H, ये एसिड बन जाएगा। ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर ऐसे होगा ना, एक दो तीन चार पाँच, और ये 6, तो इधर पर अल्डिहाइड है, ये ध्यान रखना। और अल्डिहाइड है तो यहाँ पर एसिड बन जाएगा। नोट करो जल्दी से, और भी ऐसे प्रोडक्ट को देखते हैं। नोट किया क्या? अरे बोलो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना, कीटोन का कभी भी एसिड मत बना देना। अल्डिहाइड का ही एसिड बन सकता है, कीटोन का नहीं बनेगा। तो अगला और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखना अपने पास अगला क्वेश्चन 7 था ना, 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉरी, इसकी रिएक्शन जिंक प्लस ओजोन, इधर पर ओजोन H2O2, 9th नंबर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका क्या बनेगा बताओ? ओजोन प्लस जिंक, और इसका ओजोन प्लस H2O2। चलो भाई बताओ क्या बन रहा। इसमें सिंपल सा मैंने क्या बताया ट्रिक, पाई को ब्रेक करो और यहाँ पे ऑक्सीजन दे दो, पाई को ब्रेक करो, ऑक्सीजन दो। तो यहाँ पे देखोगे एक कार्बन का क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड, जिसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी 3 का क्या बनेगा? अल्डिहाइड। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा अल्डिहाइड, और यहाँ पर एक तो बन जाएगा ये फॉर्मेल्डिहाइड। इस कंडीशन में दोनों का क्या बना दोगे? 1 2 3, इसका बना दोगे एसिड, और इसका भी क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। इस कंडीशन में क्या होगा? ये देखो अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड, तो यहाँ पर 2 मोल तो अल्डिहाइड हो जाएगा, यानी फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में ये दोनों क्या बनाएंगे? ये ऐसे बन जाएगा ना, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्जल, ग्लाइऑक्जल। अगर इस कंडीशन में ये भी दोनों क्या बन जाएंगे? एसिड, तो ये बना देगा फॉर्मिक एसिड 2 मोल, और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O O H, C डबल बॉन्ड O O H, ये क्या बन गया? ऑक्जेलिक एसिड। समझा क्या? चलो तो इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट किया क्या? चलो अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और कर लो तो लगे हाथ। इसका बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलाइसिस करवा दो, तो तुम्हें समझ आएगा कि सिंपल सा पाई को तोड़ो, ऑक्सीजन देते जाओ, ये O ये O, ये O ये O, तो तुम देखोगे
ये कार्बन और ये कार्बन क्या दे देंगे, 2 मोल अल्डिहाइड। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन फंसा है ना, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या दे देगा, CO2 इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CO2। समझा क्या? तो ये तब होता है, ये तब होता है जब अल्कीन क्या हो, बोलो, अल्कीन कंटिन्यू हो, जिसको हम लोग एलिन बोलते हैं। और ग्लाइऑक्सिजन तब मिलता है जब एल्कीन कैसी हो, एल्कीन अपनी कॉन्जुगेशन में हो। तो कॉन्जुगेशन में है तो ग्लाइऑक्सिजन मिलेगा, और अगर एलिन है मतलब कंटिन्यू है, जिसको क्यूमिलीन बोलते हैं, तो उस कंडीशन में तुम्हें CO2 भी मिलेगा। तो इसको नोट करो, और उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा और क्वेश्चन करवाता हूँ, और उसके बाद इसके मैकेनिज्म को बता करके ख़त्म करता हूँ लेक्चर को। कई बार रिवर्स रिएक्शन भी पूछ लेता है, ध्यान रखना। मतलब तुम्हें ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट देगा और एल्कीन का नाम पूछ लेगा। तो अगला जो है 11th नंबर, बेंजीन का तुम्हें ओजोनोलाइसिस कराना है। तो बेंजीन का जब ओजोनोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, सिंपल सा मैंने तुम्हें क्या बताया, इसको ब्रेक करो ऑक्सीजन दो, इसको ब्रेक करो ऑक्सीजन दो, इसको ब्रेक करो ऑक्सीजन दो। तो देखो 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो यहाँ पर 3 मोल ग्लाइऑक्सिजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 मोल ग्लाइऑक्सिजन। समझा क्या? क्या बन जाएगा, 3 मोल ग्लाइऑक्सिजन। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जाइलिन। ओ जाइलिन का अगर तुम क्या करा दो, ओजोनोलाइसिस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर वही कहानी, क्या, यहाँ पर इसको ब्रेक करो ऑक्सीजन, यहाँ पर ब्रेक करो ऑक्सीजन, यहाँ पर ब्रेक करो ऑक्सीजन। तो तुम देखोगे 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब 2 मोल तो ग्लाइऑक्सिजन बन रहा, ये फिक्स है। 2 मोल क्या बन जाएगा, ग्लाइऑक्सिजन। लेकिन इसमें देखोगे तो ये 1 2 3 4, ये 4 की चेन है, जिसमें 2 और 3 पर ऑक्सीजन आएगा। तो अगला एक क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो एक डाई कीटो बनता है और 2 मोल ग्लाइऑक्सिजन। लेकिन इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग है ना, तो इसमें रिजोनेंस होता है। और अगर इसमें रिजोनेंस होगा तो देखना, अगर मैं यहाँ पर पाई की पोजीशन को चेंज कर दूं, मतलब इस बार पाई यहाँ पे लगा दूं, और ये CH3 और ये CH3, तो इस बार ओ जाइलिन जो है अपना, इस बार इसका प्रोडक्ट कुछ और आएगा। तो ध्यान रखना कि जाइलिन में 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। अब यहाँ पर इसका पाई ब्रेक करो, तो ये ब्रेक करोगे तो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये ब्रेक करो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये ब्रेक करो यहाँ ऑक्सीजन। तो ये देखो 1 2, इधर पे 1 2 3, तो 1 2 3 पे कार्बन, इधर पे 1 2 3 पे कार्बन, और ये 2, तो यहाँ पे ग्लाइऑक्सिजन जो मिल रहा ना, 1 ही मोल मिलेगा। ग्लाइऑक्सिजन क्या मिलेगा, 1 ही मोल मिलेगा तुम्हें। और यहाँ पे 2 मोल देखो क्या मिलेगा, CH3CC। तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, ये बन जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 2 मोल, क्योंकि देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो 2 3 पे क्या है, ऑक्सीजन, तो 2 3 पर ऑक्सीजन, तो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड। इस बार ये 2 मोल बना है और ये 1 मोल। ऊपर वाले में देखोगे तो ये कितना बना है, 2 मोल, और ये क्या, 1 मोल। तो दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, ध्यान रखना, बट दोनों में ग्लाइऑक्सिजन बनता है, लेकिन डाई कीटो दोनों में नहीं बन रहा। इसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन है। समझा क्या? तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेना। जाइलिन में ओजोनोलाइसिस पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, क्यों, अच्छा बेंजीन में कुछ भी करोगे तुम प्रोडक्ट हर बार यही आएगा, इसलिए बेंजीन में हमने नहीं चेंज किया था।
बेंजीन में तुम कुछ भी करोगे 3 मोल ग्लाइऑक्जल ही मिलेंगे। समझा क्या? चलो नोट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन ना रिट्रो वाले या रिवर्स वाले कर लेते हैं, जिसमें तुम्हें ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट दिया है, तुम्हें रिएक्टेंट बताना है क्या बनेगा। तो यहां पर तुम्हें यहां पर इस बार रिट्रो करा रहे हैं। रिट्रो तुम्हें यहां पर क्या बताना है, तुम्हें प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्टेंट बताना है ना, ठीक है कोई नहीं चलेगा। ये रिट्रो तुम्हें रिएक्टेंट बताना है, इसका क्या बनेगा, बता पाओगे क्या? बोलो। चलो ट्राई करो। सिंपल सा तुम्हें करना क्या है, ऑक्सीजन को हटाओ और प्रोडक्ट बना लो। समझा क्या? तुम्हें सभी में क्या बताना है, रिट्रो में रिएक्टेंट क्या है इनका, मतलब एल्कीन बताना है कि ये किस एल्कीन से बने हैं। तो सिंपल सा करना क्या है, दोनों जगह से ऑक्सीजन को हटाओ और इनको अटैच करो, तो देखोगे ये क्या बन जाएगा बताओ। ऑक्सीजन को हटाओ यहाँ से, रिमूव करो, और ये देखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसमें क्या करो, तो इसको ऐसे घुमा लो, यानी कि C डबल बॉन्ड O H2, ऑक्सीजन दोनों हटाओ, और ये क्या बन जाएगा देखो, ये ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन, यही बन जाएगा ना। भाई इसको ब्रेक करोगे, नहीं नहीं, ये ऐसे बनेगा ना, एक दो, ये ठीक है सही है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, एक दो तीन, एक दो, और इधर पर ये तीसरा कार्बन, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन को हटाओ, तो क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 मेंबर की रिंग, यानी कि अल्कीन बन जाएगी। इसमें यहाँ से और यहाँ से इनको हटाओ, तो क्या बनेगा देखो, ये डबल बॉन्ड और ये ऐसे, ये बन जाएगा ना, एक दो, एक दो, तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो यहाँ अल्डिहाइड, यहाँ अल्डिहाइड, यहाँ सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा अल्कीन बन गया। समझा क्या? कर लोगे?
चलो, तो अब हम लोग इसके मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए और तुम्हें प्रोडक्ट बनाने का मैंने ट्रिक बता दिया। क्या? सिंपल सा पाई को ब्रेक करके ऑक्सीजन दे दो, बात खत्म। अब यहाँ पर मैं तुम्हें मैकेनिज्म बताता हूँ ओजोनोलाइसिस का। मैकेनिज्म तो देखो, ओजोन इस तरह से O डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे रहता है ओजोन, ये सभी को पता है। और हमने यहाँ पर एक अल्कीन लेके आ जाते हैं, ये इस तरह से अल्कीन, अल्कीन कोई भी ले लो, CH3 CH2, मतलब सिस ट्रांस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो समझने से मतलब है। तो मैं यहाँ पर एक सिस अल्कीन लेके आ गया हूँ, ठीक है, इस तरह से ये। तो सिंपल सा यहाँ पर होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, तो ये चाहता है कि प्लस चार्ज ना रहे, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, इस ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है। कहाँ? एंटी बॉन्डिंग, ABMO, याद करो, एंटी बॉन्डिंग यानी ABMO। तो इसके ABMO में अटैक करता है, तो ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन पे, वो क्या हो जाएगा? खत्म। अब जैसे ही ये अटैक करता है तो तुम्हें पता चलेगा कि ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो जैसे ही प्लस आएगा, ये पाई इधर से इस पे, इसका निगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर देगा। समझा क्या? क्या? जब पाई यहाँ से इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है तो यहाँ पे प्लस आता है, ये इस पे शिफ्ट होगा तो इसका पॉजिटिव गायब, तो ये निगेटिव पॉजिटिव पे तुरंत अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बनता है? पॉजिटिव केटायन बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंसी कम होने लगी। तो अब यहाँ पर देखोगे तो जो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा रिएक्शन का है वो क्या बन जाएगा? C, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, और ये क्या बन गया? ऑक्सीजन, 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 और ये ऐसे, ये इस तरह से बन गया। तो तुम देखोगे तो यहाँ पर हुआ क्या है? तीनों ऑक्सीजन एक ही डायरेक्शन में जाकर के अटैच हो गए। तो जब एक ही डायरेक्शन में, यानी कि मतलब ऐसे समझो कि एल्कीन ऐसे प्लेन में थी, ओजोन ऊपर से अटैक कर दिया या ओजोन नीचे से अटैक कर रहा, तो एक ही डायरेक्शन में तीनों ओजोन जाएंगे, या तो तीनों ऊपर या तीनों नीचे। तो ऐसे एडिशन को बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। तो पहला तो तुमसे ऐसे पूछ सकता है कि ओजोनोलाइसिस में एडिशन कैसा होता है, तो ओजोनोलाइसिस में एडिशन कैसा होगा? सिन एडिशन। अब सिन एडिशन यहाँ पर हो गया। तो अब देखो एक्चुअल में ये जो बॉन्ड है ना, ये कैसा बॉन्ड है? परऑक्साइड बॉन्ड। ये परऑक्सी बॉन्ड है, और परऑक्सी बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो यहाँ पर परऑक्साइड या परऑक्सी बॉन्ड है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये कैसा है? परऑक्सी बॉन्ड। और परऑक्सी बॉन्ड होने के कारण ये क्या होता है? अनस्टेबल या वीक होता है। तो ये क्या चाहता है कि अपने परऑक्सी बॉन्ड को ब्रेक कर दे। तो ये परऑक्सी बॉन्ड को अपने ब्रेक करना चाहता है, तो ये क्या करता है? ये इधर शिफ्ट होता है, तो ये तुरंत इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझा क्या? क्या? ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। अब जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक परऑक्साइड के जैसा बन जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पर टूट गया और यहाँ पर ये भी बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ से देखो बना क्या? यहाँ से तुम देखोगे तो एक तो ये बन गया CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बना, क्योंकि इधर से एक बॉन्ड गया ना, एक बॉन्ड पहले से था। दूसरा क्या बना? देखो दूसरा बना तुम्हारा CH3, C, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये देखो ऐसे है, यानी ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस। क्यों? क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे टूट के गया है, तो इसके पास प्लस आएगा, और यहाँ से ये शिफ्ट हुआ तो इसके पास क्या आएगा? माइनस। अब देखो एक ही कंपाउंड में प्लस माइनस दोनों है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। इसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन, क्योंकि एक ही कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन गया? ज्विटर आयन। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर अब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब ऐसा कि ये यहाँ शिफ्ट होता है। ये जब यहाँ शिफ्ट होगा
तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज। तो ये इस पे अटैक कर देगा और ये इधर अटैक कर देगा। तो ओवरऑल तुम देखोगे तो ये क्या बन जाता है, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। मतलब कि ये इस पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस इस पे अटैक कर देगा और ये इस पे अटैक करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर बॉन्ड जो है तुम्हारा ब्रेक होकर के कैसा बन जाएगा, ब्रेक होकर के यहाँ पे दूसरे टाइप से बन जाएगा। तो मैं तुम्हें इसको इस तरीके से दिखाता हूं कि देखो ये क्या हुआ, ये अटैक करेगा यहाँ, यहाँ पे ये जो माइनस आएगा ना ये अटैक कर देगा इस पर, और ये जो है ये अटैक कर देगा इस पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये जैसे ही अटैक करेंगे तो तुम क्या देखोगे कि यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ से बन जाता है ये CH3 CH और CH3, ये इस तरह से ऑक्सीजन, और ये इस तरह से ऑक्सीजन, ये इस तरह से बन जाता है। समझा क्या? तो ये जो ऐसा बना है इसमें तुम देखोगे तो इसमें क्या है बताओ, इसमें अगर तुम इसको यहाँ से बीच से कट कर दो तो दोनों साइड सेम सेम है ना, तो ये इसमें क्या है, पोज है, और पोज है तो ये क्या बनेगा, मीजो। लेकिन अगर ये ट्रांस अल्किन होता, सपोज दैट अगर ये सिस एल्किन की बजाय ट्रांस एल्किन होता तो एक एबव द प्लेन होता और एक बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना इसको बोलते हैं मोलो ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, मोलो ओजोनाइड। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोलो ओजोनाइड। तो यहाँ पर जो हमने बताया तुम्हें पोज है इससे मीजो है। तो अगर यहाँ पे ट्रांस बनता ना तो एक एबव द प्लेन होता और एक बिलो द प्लेन, तो यहाँ पर दो टाइप से होता। लेकिन अभी सिस एल्किन है तो एक ही टाइप से चलेगा काम। लेकिन ट्रांस होता तो यहाँ पर एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो वहाँ पर जो मोलो ओजोनाइड से यहाँ पर क्या बनता, ओजोनाइड। इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। तो ये तुम्हारा क्या है, ओजोनाइड। तो इसको बोल दोगे ओजोनाइड। अब जैसे ये ओजोनाइड बना क्या करोगे, सिंपल सा बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे। ये तो मैंने तुम्हें ये बताया है कि इसमें सिमेट्री है यानी कि पॉज है। तो अब सिंपल सा जैसे तुम्हारे पास ओजोनाइड बना है इसके बॉन्ड को तुम क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जैसे ही तुम इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना तो इसको यहां से ऐसे ब्रेक कर दो। कैसे, इसको यहां से इधर और इसको यहां से इधर ऐसे ब्रेक करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH 2 मोल, और साथ में यहां पर एक नेसेंट ऑक्सीजन आ जाता है। ये इस तरह से जिसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है और 3 लोन पेयर। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना इसके आसपास कौन घूमते रहता है, जिंक, और इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ZNO। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जिंक को क्यों मैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर या ऑक्सीजन को खाने वाला बोल रहा था, क्योंकि ये इसको खा लेता है और बना लेता है जिंक ऑक्साइड। सोचो अगर H2O2 होता तो क्या होता, H2O2 के साथ ये रिएक्ट करके और ऑक्सीजन रिलीज कराता है, और ऑक्सीजन मतलब और ओजोन ऐसे बनता है, और रिएक्शन बार बार चलती रहती है, मतलब बार बार ऑक्सीडेशन होते रहता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो इसमें तुमसे पूछेगा क्या क्या, पहला ये जो मोलो ओजोनाइड बना है इसके बारे में, दूसरा इस ओजोनाइड के बारे में पूछेगा, ये जो बना है ओजोनाइड, और तीसरा क्या पूछता है तुमसे कि यहाँ पर टोटल कितने ओजोनाइड बनेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 मोलो ओजोनाइड बन सकते हैं। कितना, यहाँ पर ओजोनाइड या मोलो ओजोनाइड 3 बन सकते हैं। 3 बनेगा कब, जब अपने ट्रांस एल्कीन हो। क्यों, दो तो तुम्हें दिख रहा है, एक अगर ये सिमेट्री नहीं होती इसमें तो एक इसका मिरर इमेज भी तो बनता ना, तो 2 यहाँ बन जाते, एक यहाँ, 3 बन जाता। तो टोटल ओजोनाइड 3 बनेगा कब, जब एल्कीन ट्रांस होगी, और सिस होगी तो फिर 2 ही बनेंगे। समझा क्या? तो ये रिएक्शन की क्या है, मैकेनिज्म। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती है।
चलो, इसको नोट किया क्या? अब लास्ट में तुम्हें एक और बात बता दे रहा, रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस, और उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। और फिर कल हम लोग नेक्स्ट अगली रिएक्शन एल्कीन की पढ़ेंगे। इसको खत्म करते हैं अभी। तो मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन इसमें कई टाइप से पूछता है। अगला जो मैं तुम्हें बता रहा, वो अगली जो चीज़ है वो क्या है? वो है अपना रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो इसी में हेडिंग ऐड कर लोगे तुम, रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस, रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो सिंपल सा मुझे पहले तुम एक बात बताओ, यहाँ पर हुआ क्या था? ये ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ पर कोई अल्कीन थी, मान लो सपोज दैट। तो ये अल्कीन ने इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया, तो ये इधर शिफ्ट हुआ। तो अभी एल्कीन कैसा है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा ना। और ओजोन कैसा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। ओजोन कैसा बिहेव कर रहा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें रेट ऑफ ओजोनोलिसिस चाहिए, इसका मतलब वो कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ताकि लोन पेयर या अपना पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी और ज़्यादा दे सके। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइलोसिटी बोल देते हैं। यानी कि जो जितना जल्दी अपना लोन पेयर देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस फास्ट करेगा। तो अब यहाँ पर देखना, जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, इस तरह से C डबल बॉन्ड C, ये ठीक है। और इसमें अगला मैंने क्या ले लिया? ये। तो इन दोनों में मुझे बताओ ओजोनोलाइसिस फास्ट किसकी होगी? तो ओजोनोलाइसिस फास्ट मतलब लोन पेयर जल्दी देने वाला। तो देखो ये अल्कीन है, तो इधर पे ये क्या लगाएंगे? प्लस H, भाई प्लस H लगेगा ना। तो प्लस H जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जल्दी से ऑक्सीजन को देगा। यहाँ पर 2 ही प्लस H लग रहा है, और अगर 2 प्लस H लग रहा तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ ना, क्योंकि ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस क्या हो जाएगा? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। दूसरा देखना, दूसरे में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हमने ले लिया ये, और यहां पर अल्कीन, ये अल्कीन। तो यहां पर सिंपल सा कहानी वही, क्या? प्लस M प्लस H प्लस I लगा लो। तो ये इधर से प्लस H लगाएंगे, और इधर पर केवल 2 ही प्लस H लगेगा। तो यहाँ पे प्लस H बहुत ज़्यादा लगेगा ना। तो प्लस H जितना ज़्यादा, प्लस I जितना ज़्यादा, उसका रेट ऑफ ओजोनोलाइसिस उतना ही ज़्यादा। तो न्यूक्लियोफाइलोसिटी मतलब सीधा सा तुम क्या बोलोगे? प्लस M प्लस H प्लस I बढ़ाओ, न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो जल्दी अपना लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। समझा क्या? अरे बोलो। चलो, तो एक क्वेश्चन और कर ले क्या? ये लो, 2 किया है ना। तीसरा नंबर, इस बार हमने यहाँ पर OCH3 ऐड कर दिया, और यहाँ पर मिथाइल। तो अब देखोगे तो ये क्या लगा देगा बताओ? इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये लगा देगा प्लस M, और ये क्या लगाएगा? प्लस H। तो प्लस M ज़्यादा लोन पेयर अपना देगा ना, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो ये ओजोनोलाइसिस की रेट ज़्यादा होगी। समझा क्या? अब देखो, एक तुम्हें मैं बता रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलेक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या? सेलेक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसका मतलब कि अगर तुम्हारे पास 2-3 पाई बॉन्ड है, और उसमें से किसी एक पाई को ब्रेक करना हो ओजोनोलाइसिस से, तो किससे करना चाहिए? तो सिंपल सा, जहां पर न्यूक्लियोफाइलोसिटी सबसे ज्यादा होगी उस पाई को तुम ब्रेक करोगे। इधर पे है तुम्हारे पास OCH3, और यहाँ पे है तुम्हारे पास CH3, और इसका ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो, ठीक है। तो कौन सा पाई ब्रेक करना चाहिए? सेलेक्टिव ओजोनोलाइसिस मतलब तुम्हें कोई एक पाई तोड़ना है, तो कौन सा तोड़ोगे? जो
पाई बेस्ट न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर किसी एक को तोड़ना है, तो देखो इधर से ये क्या लगाएगा प्लस एम, और इधर से ये क्या लगाएगा प्लस एच। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है प्लस एम, मतलब ये वाला ओजोनोलाइसिस तुम करोगे, समझा क्या? अरे बोलो। तो ये वाला ओजोनोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट इसका क्या बना दोगे, प्रोडक्ट इसका 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 OCH3 और ये CH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और इधर पे डबल बॉन्ड O, समझा क्या? तो ये तुम्हारा ये पाई नहीं टूटेगा, ये टूटेगा। तो सिलेक्टिव ओजोनोलाइसिस इसी को बोलते हैं कि जब 2 3 4 पाई हो, उसमें से किसी एक को तोड़ना हो, तो उसको तोड़ो जिसका न्यूक्लियोफाइलोसिटी सबसे बेस्ट या अच्छा है। तो यहीं तक अपना लास्ट था, लेक्चर को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक, मतलब इसी का नया पॉइंट या टॉपिक रिएक्शन पढ़ेंगे। 4 रिएक्शन अपनी हो गई है, 4 और बची है, 1-2 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगी। तो आज यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और सभी लोग इम्पोर्टेंट क्या, तुम लोग वीडियो बार बार देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, बट कमेंट करो। मैंने कई बार बोला हर वीडियो में कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो तुम कमेंट किया करो। कमेंट करोगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। इसलिए सभी से मैं बोल रहा कि कमेंट तुम सभी वीडियो में किया करो, समझा क्या? तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी को अच्छा अगर लगा हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।